हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में विल बी स्टडीइंग अबाउट रियल गैसेस कि रियल गैसेस में क्या डिफरेंट होता है व्हेन कंपेयर टू आइडियल गैसेस। अभी तक हमने इस टॉपिक में जितना भी डिस्कशन करा वो सारा डिस्कशन जो था वो अराउंड आइडियल गैसेस था। तो जस्ट क्विकली टू रिवाइंड, मतलब आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी, आप पहला या दूसरा लेक्चर देख लें जहाँ आइडियल गैस की डेफिनेशन है। सो आइडियल बिहेवियर और आइडियल गैस सिंपली मेंट कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस मॉलिक्यूल्स में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जीरो होता है। एंड दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होता है वो भी ऑलमोस्ट जीरो नहीं होता, वो भी एग्जैक्टली जीरो होता है। तो दिस इज आइडियल बिहेवियर। और रियल गैस का मतलब ये था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जीरो नहीं होता, वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल अगेन इज वेरी स्मॉल बट इट इज नॉट जीरो। तो ये हमने डेफिनेशन इसलिए लगाई थी ताकि हमको प्रेशर और वॉल्यूम की जो है सही से डेफिनेशन मिले। मतलब दिस हैड इम्प्लीकेशंस इन डेफिनेशन ऑफ प्रेशर एंड दिस हैड इम्प्लीकेशंस इन डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम। सो प्रेशर और वॉल्यूम की डेफिनेशन के लिए ये अजम्पशन जरूरी थी। नाउ अगर हम रियल गैस की बात करें, रियल गैस में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट एग्जैक्टली जीरो एंड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, सो प्रेशर और वॉल्यूम का डेफिनेशन जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो आइडियल गैस के बारे में हमको एक और चीज पता है, वो भी लिख लेते हैं। आइडियल गैस के बारे में वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर रियल गैसेस, दिस इज ट्रू फॉर आइडियल गैसेस। रियल गैस में इसका एक डिफरेंट वर्जन ट्रू होगा। अब समझ लेते हैं कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज टू पॉइंट्स। सो पहले लेट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीइंग ऑलमोस्ट जीरो। तो फिर से सेम चीज कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, वी हैव अ कंटेनर। तो अगर इस कंटेनर की बात करें, मान लेते हैं इसमें कोई तो गैस है। ठीक है, इसमें कोई तो गैस मॉलिक्यूल है। इट इज सराउंडेड बाय अदर गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, काफी सारे गैस मॉलिक्यूल्स है इसके अराउंड, ऐसे बना देते हैं। अब अगर ये आइडियल गैस है, ठीक है, अगर ये आइडियल गैस है तो इन मॉलिक्यूल्स का आपस में कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अभी हम रियल गैस की बात कर रहे हैं, तो अगर ये रियल गैस है तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ऐसे सब मॉलिक्यूल इस सेंट्रल मॉलिक्यूल पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। तो अगर हम सिंपल फिजिक्स का प्रिंसिपल लगाएं, इस मॉलिक्यूल पे इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो इस पे नेट फोर्स कितना हुआ? जीरो हुआ। तो मतलब इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो लग रहा है। तो आइडियल गैस में क्या था? आइडियल गैस में कोई भी एटम इस पे फोर्स नहीं लगा रहा था, कोई भी मॉलिक्यूल इस पे फोर्स नहीं लगा रहा था, तो फोर्स जीरो ही था। अभी सब मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं लेकिन रिजल्ट सेम है, नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल इज जीरो। तो मतलब जो इसका पाथ है, अगर इसका पाथ कुछ ऐसा है तो दिस पाथ विल कंटिन्यू बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो। तो मतलब आइडियल गैस हो या रियल गैस हो, इस मॉलिक्यूल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ लेट्स इमेजिन अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। लेट्स इमेजिन अ मॉलिक्यूल विच इज अबाउट टू स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर। एक मॉलिक्यूल जो इधर है, ये मॉलिक्यूल भी सराउंडेड है बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, राइट? ऐसे दिस इज सराउंडेड बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। राइट साइड में कोई मॉलिक्यूल नहीं है बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली क्लोज टू द एज ऑफ द दिस कंटेनर। तो अभी अगर हम देखें, जितना फोर्स ऊपर है उतना ही नीचे है, तो नेट फोर्स ऊपर या नीचे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड पे जो फोर्स है, जितना भी फोर्स लेफ्ट साइड पे है उतना फोर्स जो है राइट साइड पे नहीं है। मतलब फोर्स सिर्फ लेफ्ट साइड की ओर है, राइट साइड की ओर नहीं है। तो इस पे जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पे अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका जो पाथ है वो तो इस डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा? इस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है, दिस मॉलिक्यूल विल स्लो डाउन। ठीक है, इसकी स्पीड कोलिजन से पहले थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब अगर ये 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो 200 से कम हो जाएगी, 199 हो जाएगी या 198 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस नेट इनवर्स फोर्स मॉलिक्यूल स्लो डाउन बिफोर कोलाइडिंग। ठीक है, तो मान लो ये लैब में रखा हुआ है, इसका मैंने रीड कर लिया, इसका प्रेशर जो है 4 atm है, राइट? 4 atm इज इट्स प्रेशर। अब 4 atm प्रेशर क्यों है? प्रेशर इसलिए बिकॉज ये मॉलिक्यूल जो है ये कोलाइड कर रहे हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, राइट? सो दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड बिकॉज ऑफ दोज कोलिजन्स देयर इज अ फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स देयर इज दिस प्रेशर 4 atm। लेकिन हम कह रहे हैं ये रियल गैस है, तो मतलब सब मॉलिक्यूल जो है वो रुक रुक के कोलाइड कर रहे हैं। मतलब वो एक बहुत स्पीड से आ रहे थे, 200 मीटर पर सेकंड से आ रहे थे, लेकिन 200 मीटर पर सेकंड पे कोलाइड नहीं हो पाया। कोलिजन हुआ 199 पे या 198 पे। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है वो कम स्पीड से कोलाइड कर रहे हैं जितना कोलाइड करना चाहिए।
चाहिए। तो ये तो रियल गैस की बात हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये गैस आइडियल होता, अगर ये रियल नहीं होता, अगर ये गैस आइडियल होता, तो इसका जो प्रेशर है, ठीक है, अगर इसका जो प्रेशर है वो 4 atm से हल्का सा ज्यादा होता। ज्यादा क्यों होता? बिकॉज अगर ये आइडियल होता तो इनमें से कोई भी फोर्स नहीं होता, राइट? ये फोर्स होता ही नहीं। अगर ये फोर्स होता ही नहीं तो क्या होता? ये स्लो डाउन नहीं होता, ये मस्त अपना स्पीड से 200 मीटर पर सेकंड से जाता। तो जिस फोर्स से वो, या जिस स्पीड से अभी कोलाइड कर रहा है, उससे ज्यादा स्पीड से कोलाइड करता है, हेंस एक ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता। तो आइडियली प्रेशर वुड हैव बीन 4 प्लस समथिंग। सो आइडियली प्रेशर इज 4 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब जो इक्वेशन है PV इक्वल टू NRT, राइट, द इक्वेशन दैट वी हैव इज PV इक्वल टू NRT। तो हम कह रहे हैं P इज द प्रेशर दैट वी मेजर इन रियल सिनेरियो। लैब में देखा P प्रेशर है 4 atm, लेकिन ये आइडियल गैस का प्रेशर नहीं है, ये रियल गैस का प्रेशर है। तो अगर हमको आइडियल गैस का प्रेशर चाहिए, आइडियल गैस का प्रेशर इज एक्चुअली मोर देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, बिकॉज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दीज स्लो मॉलिक्यूल्स. Ideally these molecules should not slow down. Ideally these molecules should exert or continue moving with a higher speed and exert a larger pressure. So इसीलिए जो आइडियल प्रेशर होता है वो मेजर्ड या ऑब्जर्व प्रेशर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम P प्लस कुछ वैल्यू लिखेंगे। अब वो जो वैल्यू होती है वो ये होती है AN²/V², ठीक है। दिस इज वॉट वी राइट, वी से प्रेशर जो है आइडियली वो ये है, और ये चीज जो है +AN²/V², इसको कहते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म, ठीक है। ये हो गया प्रेशर करेक्शन, ठीक है। दिस इज प्रेशर करेक्शन। तो प्रेशर करेक्शन क्यों है? बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर स्लोइंग डाउन बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें N स्टैंड्स फॉर मोल्स, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, A एक नई टर्म है, इट्स अ कोएफिशिएंट। A इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना A का वैल्यू ज्यादा होगा। बिकॉज आप खुद सोचो ना, प्रेशर करेक्शन क्यों लगा रहे हैं? प्रेशर करेक्शन हम इसीलिए लगा रहे हैं बिकॉज मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो रहे हैं। मॉलिक्यूल स्लो डाउन क्यों हो रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना प्रेशर करेक्शन भी ज्यादा होगा, बिकॉज उतना मॉलिक्यूल स्लो डाउन ज्यादा करेंगे। सो इसीलिए A जो है, जो A कोएफिशिएंट है, दैट स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर किसी गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है तो मैथमेटिकली आई कैन से उसमें A की वैल्यू काफी ज्यादा है, ठीक है। सो A इज सिनोनिमस विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लार्जर वैल्यू ऑफ A मींस लार्जर वैल्यू ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है, सो आइडियल गैस में A की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो आइडियल गैस में प्रेशर इज P, बट इन रियलिटी P will always be what we are observing, that is real pressure. So ideally that should be P plus something, and that something is plus AN²/V². So जैसा हमने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेशर की डेफिनेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन जीरो हो गया, प्रेशर का डेफिनेशन चेंज हो गया। अब वैसे ही वॉल्यूम देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स लुक एट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए मैं एक काम करता हूँ, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ताकि हम वॉल्यूम पे फोकस करें। फिर से सेम चीज, लेट्स इमेजिन अ लार्ज कंटेनर, ठीक है। कैसे कंटेनर देख लेते हैं, लेट्स से दिस, लेट्स इमेजिन कि एक लार्ज कंटेनर है, एंड दिस कंटेनर में लेट्स से, ठीक है, ये कंटेनर। तो इस कंटेनर में कोई तो गैस है, इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कोई तो गैस है इस कंटेनर में। तो अभी हम ये कह रहे थे कि हमने आइडियल गैसेस में अज्यूम किया था, आइडियल गैसेस में हमने अज्यूम किया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो कितना होता है, वो 0 होता है, ठीक है। आइडियली वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 0, ठीक है। एंड दिस इज आइडियल, एंड रियल में वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज ऑलमोस्ट 0, मतलब मोर इंपॉर्टेंटली इज नॉट 0, ठीक है। ये रियल गैस की बात हुई, और ये जो ऊपर लिखा है ये आइडियल गैस की बात हुई। अब रियल हो या आइडियल हो, वॉल्यूम ऑफ गैस इज defined as space available, ठीक है। Volume of gas is defined as space available for free motion, ठीक है। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है, इस कंटेनर का वॉल्यूम हम मान लेते हैं, इस कंटेनर का वॉल्यूम मान लेते हैं V यूनिट्स, V लीटर। तो स्पेस अवेलेबल ऑफ फ्री मोशन अगर आइडियल है, राइट, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस की अगर मैं बात करूं, आइडियल गैस के केस में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दीज गैस मॉलिक्यूल्स, इट इज 0। तो स्पेस कितना अवेलेबल है, पूरा स्पेस अवेलेबल है। सो आइडियल के केस में वॉल्यूम तो V हो गया। रियल के केस में अगर देखें, देखो अब इन रियलिटी तो ऐसा नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का या कोई भी गैस का कुछ वॉल्यूम है, राइट। तो देख लेते हैं इसको, अगर हम स्फेरिकल मान लेते हैं इसका रेडियस जो है वो R है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, राइट। इस सब का वॉल्यूम हो गया 4/3
पाई आर क्यूब। लाइक इतना वॉल्यूम तो इसने ऑक्यूपाई कर रखा है एक मॉलिक्यूल ने, तो ये स्पेस तो अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं इस मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करूं, व्हाट इज द स्पेस अवेलेबल फॉर इट्स फ्री मोशन? स्पेस अवेलेबल फॉर इट्स फ्री मोशन इज इफेक्टिवली द एंटायर वॉल्यूम ऑफ दिस माइनस दिस। ये अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है। सब मॉलिक्यूल्स ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है ना, वो तो अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं एक मोल की बात करूं, मान लेते हैं इसमें एक मोल है, तो इतना वॉल्यूम समझ आ रहा है? आई होप सबको क्लियर है कि इतना वॉल्यूम जो है, इतना वॉल्यूम तो अवेलेबल ही नहीं, बिकॉज एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इतना हो गया। सो दिस स्पेस इज नॉट अवेलेबल। अब दूसरी चीज हमने समझनी है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये रेस्ट पे नहीं है, ये कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं। दीज आर नॉट एट रेस्ट, ठीक है, दे आर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग। सो व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग तो क्या होता है, वो ना बड़ा कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं। जैसे आप लोग खुद से सोचो, जैसे मान लो एक हॉल है, ठीक है, देयर इज अ हॉल, उसमें मान लेते हैं एक ऐसे एक क्लासरूम है, ठीक है, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए, ठीक है, ऊपर से ऐसे सर्कल दिखा रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं स्टूडेंट्स के सिर्फ सिर देख रहे हैं ऐसे, और यहाँ स्पेस अवेलेबल है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्पेस अवेलेबल, आप कह सकते हो कि देखो क्लास में टोटल 16 लोगों की बैठने की जगह है, बट द स्पेस अवेलेबल इज 16 माइनस 10 दैट इज 6। 6 लोगों की स्पेस अवेलेबल है, वही यहां भी कर रहे हैं। स्पेस अवेलेबल इज पूरा कंटेनर, लेकिन पूरे कंटेनर में से वॉल्यूम ऑफ एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब मान लो ये जो स्टूडेंट्स है ये रेस्ट पे नहीं है, ये स्टूडेंट कभी इधर आ रहा है, ये स्टूडेंट इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये फिर इधर जा रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट रेस्ट पे नहीं है, कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है। तो आपने ये समझना है कि अगर मैं एक नया स्टूडेंट हूँ और मैं इस क्लासरूम में अभी जा रहा हूँ, तो स्पेस अवेलेबल तो 6 स्टूडेंट्स की है, लेकिन अभी मेरे को वो 6 जगहें ढूंढने में और भी ज्यादा मुश्किल होगी, बिकॉज वो 6 जगहें जो अवेलेबल है वो फिक्स नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो ज्यादा रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, वो ज्यादा कंस्ट्रेंट क्रिएट करता है। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स है, जो बिकॉज ये मोशन में है, द कंस्ट्रेंट दे विल क्रिएट इज बिगर देन देयर ओन साइज, एंड एज इट टर्न्स आउट द कंस्ट्रेंट दे क्रिएट इज 4 टाइम्स देयर साइज। ठीक है, अब ये नंबर 4 क्यों है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपको समझ आना चाहिए कि एक नंबर से लार्जर नंबर देन 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो मोशन में है। तो हम एक चीज याद रखेंगे, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट क्रिएट्स अ बिगर कंस्ट्रेंट इन स्पेस एज कंपेयर टू जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो कोई भी चीज जो चल रही होती है वो ज्यादा कंस्ट्रेंट क्रिएट करती है। तो ये हुई बात एक मोल की, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है, इसको इस पूरी चीज को हम लिखते हैं बी, ठीक है। सो बी मैं ऐसा कह सकता हूं, बी इज इक्वल टू, बी की जो डेफिनेशन है, बी इज बेसिकली 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल और एटम इंटू एन नॉट, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और गैस एटम, 4 टाइम्स ऑफ दैट। तो अगर इसमें ऑक्सीजन के n मोल्स है, मतलब जो भी गैस है इसमें, उस गैस के इसमें n मोल्स है, तो जो एक्चुअल में स्पेस अवेलेबल हो जाएगी वो हो जाएगी v, द स्पेस अवेलेबल वुड बी इक्वल टू v माइनस एन बी। I hope this is clear. So B is the space constraint created by 1 mole of N gas and N is the number of moles. अगर इसमें 4 moles है या 10 moles है इसमें, तो the constraint created would be equivalent to 10 times the constraint created by single mole. तो volume जो है वो ये हो जाता है. So volume is not what the volume of container is. Volume is volume of container minus the constraint created by molecules. तो अगर मैं वापस पिछले इस पे चला जाऊं, पिछले पेज पे चला जाऊं टू कंप्लीट द इक्वेशन, सो पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, ठीक है, ये चीज जो है दिस विल बिकम वी माइनस, ठीक है, वी माइनस, जस्ट अ सेकेंड ताकि मैं इसको अलग से लिख लूं, वी माइनस एन बी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। जैसे दिस इज प्रेशर करेक्शन, ये चीज जो है जो मैंने यहां लिखी है, दिस इज नोन एज वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है, ये वॉल्यूम करेक्शन है। सो प्रेशर करेक्शन हम लोग याद रखेंगे इज प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वेयर ए इज सिंपली द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी जो है, बी इज और माइनस एन बी जो है दैट इज वॉल्यूम करेक्शन, वेयर बी इज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। सो बी देख लेते हैं, सो बी इज बेसिकली
मतलब इट इज रिलेटेड टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा उतना बी की वैल्यू बड़ी होगी। यूजुअली इसका ना मास से पता लग जाता है, मतलब मास से प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कौन सा मॉलिक्यूल बड़ा होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बड़ा होगा या CH4 मॉलिक्यूल बड़ा होगा, तो आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। नाइट्रोजन का मोलर मास 28 है, CH का मोलर मास जो है वो 12 + 4 16 है, तो इसलिए नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होगा दैट वुड बी बिगर इन साइज। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा मॉलिक्यूल बड़ा होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल बड़ा होगा या अमोनिया मॉलिक्यूल बड़ा होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल का मोलर मास जो है वो 71 है, अमोनिया का 17 है, तो ऑफकोर्स क्लोरीन वुड बी लार्जर। तो बी प्रेडिक्ट करना ईजी है किसके लिए बड़ा है। तो एज अ थंब रूल जिसका भी मोलर मास ज़्यादा है, जिस भी मॉलिक्यूल या एटम का, उसका साइज बड़ा है। ए थोड़ा क्वालिटेटिव है, ये थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लियर होता है। सो ए मॉलिक्यूल की कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उस पर डिपेंड करता है। तो यूजुअली ए 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी आप बस इन 3 चीज़ों को याद रख लो, मतलब अभी यू आर नॉट सपोज टू नो दैट। प्राइमरी क्राइटेरिया होता है ए जो डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट पे, ठीक है। अगर डाइपोल मोमेंट है, अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो ए की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। सेकेंडरी क्राइटेरिया होता है सरफेस एरिया पे, राइट। अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल का, उसमें ए की वैल्यू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अभी एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट इनको याद कर लेते हैं, डाइपोल मोमेंट एंड सरफेस एरिया। जब आप लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ लेंगे, द रीज़न आई एम सेइंग, मतलब मैं इसके बारे में ऐसे कह रहा हूँ बिकॉज आमतौर पर क्लास 11th में जब गैसेस पढ़ाया जाता है उस टाइम पे डाइपोल मोमेंट वगैरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं तब डाइपोल मोमेंट के बारे में बात की जाती है। तो अभी बस आप इसको याद रख लो कि डाइपोल मोमेंट जो है उससे पता लगा सकते हैं ए की वैल्यू ज़्यादा है कम है। जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है उतनी ए की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा है तो इट वुड बी क्लियर वंस यू स्टडी दैट इन केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक, या इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाया जाता है वो। सो अभी बस हम ये याद रखेंगे कि 2 कोएफिशिएंट्स है ए और बी। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए स्टैंड करता है, बी साइज ऑफ मॉलिक्यूल के लिए स्टैंड करता है। और ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इक्वेशन इज नोन एज रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इसको रियल गैस इक्वेशन कहते हैं। वैंडरवॉल्स इक्वेशन भी कहते हैं इसको, बिकॉज वैंडरवॉल ने दी थी इक्वेशन। दिस इज नोन एज रियल गैस इक्वेशन। ये जैसे PV = nRT से ही आई है। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन एंड दिस इज द रियल गैस इक्वेशन। सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम रियल गैस इक्वेशन को देखेंगे एंड उससे हम समझेंगे कि वो डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर हम कैसे स्टडी करें। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।